बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। आज हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि 12.1 है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस exerted on an object of mass 10 gram, charge 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first। अब ये जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है, इसमें उनकी डिमांड है कि आपने इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करना है, और साथ ही आपको बताते हैं कि ये फोर्सेस और ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये किस किस्म की ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। ये दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में है जिनका कि मैस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो ये जो उन्होंने आपको डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये दो आप समझे मैसेज पड़े हुए हैं। ये M1 है, ये क्या है, M2 है। M1 का भी मैस 10 ग्राम है, M2 का भी मैस क्या है, 10 ग्राम है। M1 का चार्ज भी 20 माइक्रोकूलम है और M2 का भी चार्ज 20 माइक्रोकूलम है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप जो सबसे पहली चीज़ करते हैं वो ये करते हैं कि आप जो डाटा आपको प्रॉब्लम के अंदर दिया गया है वो आप सारा इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से हमें दिया गया है मैस M1 मैस M2 के इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक ही नाम दे देते हैं, यानी M दे देंगे हम नाम। इसकी वैल्यू है 10 ग्राम। अब ग्राम जो है ये किलो मैस का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जब इसको आप स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे यानी किलोग्राम में, तो इसको आपको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको 1000 पे डिवाइड करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.01 किलोग्राम। अच्छा जी, और जो चार्जेस हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के Q1 Q2 के इक्वल है, उसको हम Q पुट कर सकते हैं, और ये आप ले लेंगे इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻�6। तो आपने यहाँ इसकी वैल्यू पुट करके इसको इस तरह से लिख लिया। और डिस्टेंस जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो है 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर भी एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट यानी मीटर में करने के लिए 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से आपके पास ये आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स, जब भी आपको दो चीज़ों को कंपेयर करने को कहा जाता है तो इसका ये मतलब है कि आपने उनकी रेशो लेनी है। तो उन्होंने पहले क्या डिमांड किया, इलेक्ट्रिकल फिर ग्रेविटेशनल। तो जो आपके लिए टास्क है, आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो लेने हैं। तो ऊपर आप रखेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स और नीचे आप ले लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा जी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fe = K Q1 Q2/r²। अब Q1 Q2 दोनों सेम है और K की वैल्यू आपको पता ही इन्होंने नीचे दी भी हुई है। K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ आप K की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, Q2 की भी वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, और नीचे क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, यानी आपने 0.1 का स्क्वायर करना है। जब आपने ये सारा फैक्टर सॉल्व किया तो आपके पास इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू आई है 360 न्यूटन। अच्छा जी, अब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है G M1 M2/r² के इक्वल है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे G की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। G = 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। G की ये वैल्यू पुट की, M1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से 0.01, M2 की भी यही वैल्यू है, ये पुट कर दी, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर किया, तो आपके पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों की आपने वैल्यूज़ निकालनी, तो आप क्या करेंगे, ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू लिख दें और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिख दें। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 5.4 × 10⁻14। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि Fe = 5.4 × 10⁻14 Fg, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इन दोनों
ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से इतनी ज़्यादा बड़ी होगी। मैंने आपको जब हमने कंपैरिजन किया था इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, तो यहाँ वहाँ पे हमने ये भी किया था कि ये जो फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ से हमें शो भी हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने गुना ज़्यादा बड़ी है। हाँ जी, तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 की आपको ये एक फिगर बना के दे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12.2। जो प्रॉब्लम नंबर 12.2 है उसमें आपको एक फ़िगर बना के दे दी गई है और इसकी कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई है। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शॉन इन दी फिगर, यानी कि इस फिगर से आपको जो भी डाटा मिलता है उस डाटा के अकॉर्डिंग आपने चार्ज क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो आपने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है लेकिन देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, तो आपने इसको इंटरेस्ट लेके सॉल्व करना है, ये बहुत इजी लगेगी आपको। तो हम इसकी फ़िगर को ज़रा देखते हैं। फिगर के अकॉर्डिंग ये कोई दो चार्जेस पड़े हुए हैं, ये एक है चार्ज Q1 और ये चार्ज है Q2, और यहाँ पे कोई एक चार्ज Q पड़ा हुआ है। ठीक है, जो चार्ज Q1 है उसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम। इसके साथ कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक हो गया। ये चार्ज Q2 जो है वो -1 माइक्रोकूलम, तो यानी कि ये एक नेगेटिव चार्ज है। Q1 पॉजिटिव चार्ज है और Q2 नेगेटिव चार्ज है। अब जो चार्ज Q है वो है 4 माइक्रोकूलम, तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जो उन्होंने हमसे डिमांड की है, आपको पता है जब दो चार्जेस पड़े होंगे स्पेस के अंदर तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये चार्ज Q1 Q के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसी तरह ये जो Q2 है ये भी Q के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो उनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड ये है न्यूमेरिकल में कि आपने इस चार्ज Q के ऊपर इन दोनों की वजह से लगने वाली नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब डाटा में आप क्या लिखेंगे, Q1 जो आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, ये आप लिखते हैं। Q2 जो आपको दिया गया है -1 माइक्रोकूलम, वो आप लिख दें। और जो Q का जो आपको मैग्नीट्यूड दिया गया है 4 माइक्रोकूलम, वो आप लिख देंगे। ठीक हो गया। तो जो पहला स्टेप है उसके अंदर आपने, अच्छा अब जो ये वाली फिगर है यहाँ कुछ डिस्टेंसेस की भी वैल्यू दी गई है। ये Q1 का ये 0.6 मीटर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 0.6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 0.8 मीटर है डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस भी क्या है 1 मीटर है। तो इसका मतलब है ये कोई दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। अच्छा, जो आप स्टेप नंबर 1 करेंगे सॉल्यूशन के लिए, आप क्या करेंगे, ये जो थीटा है ये आपको मालूम नहीं है, आपने इस थीटा को फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा। आप साइन थीटा ले सकते हैं, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे हम टैन थीटा लेंगे। ठीक हो गया। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है, ऊपर आप लेते हैं परपेंडिकुलर और नीचे लेते हैं आप बेस। अब यहाँ आप ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर लें। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दी गई है 0.8, आपने ऊपर परपेंडिकुलर की वैल्यू लगा दी 0.8, नीचे आपने लगानी है बेस की वैल्यू 0.6, तो 0.6 मीटर आपने बेस की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4/3 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, इस टैन को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा टैन इन्वर्स। तो जब आप इनको सॉल्व करके इसका टैन इन्वर्स लेंगे तो थीटा आपके पास आ जाएगा 53 डिग्रीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आपने थीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो आपने इस तरह से करना है कि इस चार्ज Q के ऊपर इस Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है, और इसी चार्ज Q के ऊपर Q2 की वजह से लगने वाली फोर्स जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है बाय कूलम लॉ ऑफ कूलम फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। ये Q1 फर्स्ट चार्ज होता है और Q2 सेकंड चार्ज होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने इस और इस चार्ज के बीच में वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम उसको बोलेंगे F1, उस फोर्स की वैल्यू को बोलेंगे F1, और एक चार्ज होगा Q1, दूसरा क्या होगा Q ओवर R²।
तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 मीटर। के जो है आपको पता है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 जो है यहाँ पे आपको 1 माइक्रोकूलम का दिया हुआ है, Q आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम का। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ना फोर्स ऑन चार्ज Q बाई Q1, तो मैंने कहा इसको आप बोलेंगे F1। इसकी वैल्यू होगी K/Q1/r²। K की वैल्यू लगा दी आपने, Q की वैल्यू है आपके पास 4 माइक्रोकूलम, वो लगा दिया आपने। Q1 की वैल्यू है आपके पास 1 माइक्रोकूलम, वो लगा दी। और R क्या है 1 मीटर, उसका स्क्वायर किया। इस सारे फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अच्छा जी, अब जो आपका स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने करना है इस Q के ऊपर इस Q2 चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, तो वो F2 हम उसको कहेंगे और F2 क्या होगी, जस्ट यहाँ पे Q1 की वजह की बजाय यहाँ पे आ जाएगा Q2, तो ये बन जाएगा K/Q2/r²। K की वैल्यू पुट कर दें, Q की वैल्यू पुट कर दें, Q2 की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू पुट कर दें, पूरे फैक्टर को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने ये तो देख लिया कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी। ये जो फोर्स है ये दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में है, यानी कि ये Q चार्ज इस Q चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब है इस फोर्स की डायरेक्शन यूं इस तरफ होगी, यहाँ पे लग रही है F1। ठीक हो गया, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फोर्स F2 होगी, F2 इस तरफ को होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो जो Q1 है चार्ज, ये Q चार्ज को रिपेल करेगा, F1 की डायरेक्शन ये होगी। और जो Q2 चार्ज है ये Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, F2 की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। ये आपको नेक्स्ट डायग्राम में पता चल जाएगा। ये डायग्राम बनी हुई है स्टूडेंट्स। ये Q चार्ज के ऊपर Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स जो F1 है वो इस तरफ को जा रही है, और जो Q2 चार्ज की वजह से Q के ऊपर लगने वाली फोर्स है वो इस तरफ को है F2। अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे क्या डिमांड किया था, उन्होंने ये डिमांड किया था कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज Q के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स आपने निकालनी है। आपने F1 और F2 निकाल ली। अब आप क्या करेंगे, F1 और F2 को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। F1 को जब मैंने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया F1 को, तो वो कंपोनेंट्स हैं ये और ये वाले। ये x कंपोनेंट है F1 का, यानी कि F1x, और ये y है F1y। ये F2 फोर्स है। इसको अगर आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो ये इस तरह से रिजॉल्व होगी। ये F2x होगा और ये F2y होगा। अच्छा जी, तो F1 क्या है, F1 होगी F1x, I क्या है यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन में, प्लस F1y इंटू j, यानी कि ये वाली जो F1 फोर्स है इसको आप लिख सकते हैं कि ये सम है x और y कंपोनेंट्स का यहाँ पे। इसी तरह ये जो F2 फोर्स है ये सम है अपने x और y कंपोनेंट का। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया कि F2 इज इक्वल टू F2xi प्लस F2yj। इसको आप x कर लें, ठीक हो गया। अगर ये F1 और F2 है, इसकी हमने रिजल्टेंट लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों फोर्सेस को ऐड करें, या
जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका भी तो एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है ये हमें किस तरह से पता चलेगा, ये किस तरह से आएगा, ये F1 और F2 दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करने से आएगा। इसी तरह Fy जो कंपोनेंट है ये दोनों के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करने से आएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में वही काम करेंगे। पहले आप कैलकुलेट कर लें वाई कंपोनेंट। नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट हम कैलकुलेट करने लगे हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाली फोर्स के वाई कंपोनेंट के इक्वल प्लस सेकंड वाली फोर्स के वाई कंपोनेंट के इक्वल। F1 प्लस F2 F1 क्या होगा जी, F1 होगा F1 साइन थीटा। थीटा क्या निकाला था, 53 डिग्रीज। तो F1 साइन 53 डिग्रीज हो गया। इसी तरह F2 क्या होगा, F2 साइन 53 डिग्रीज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। F1 की वैल्यू ये कैलकुलेट की थी, साथ साइन थीटा लगा दिया। अब आप ज़रा इधर देखें, ये जो वाई कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ है, यानी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो F1 है और F2 है कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है लेकिन साइन नेगेटिव है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो गया 0। यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। एक्स कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे। नेट फोर्स का जब आपने एक्स कंपोनेंट ऐड निकालना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फोर्स का एक्स कंपोनेंट और सेकंड वाली फोर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे इस स्टेप में। Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x, यानी कि ये इक्वल होगा F1 कॉस थीटा के प्लस F2 कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो Fx इज इक्वल टू F1x क्या होगा जी, F1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है स्टूडेंट्स। F1 की यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे और कॉस थीटा की जगह 53 डिग्रीज लगा दें, प्लस F2 की भी वैल्यू वही है वो लगा दें और थीटा की वैल्यू लगा दें। अब जो x है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए ये ऐड होगा। ये वैल्यू जो कि सेम है आप ले लें कॉमन, यहाँ कॉस थीटा कॉस 53 प्लस कॉस 53 दोनों ऐड हो गए। कॉस 53 की वैल्यू ले लें, दोनों वैल्यूज़ पुट करें, इनको ऐड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने Fy कंपोनेंट भी निकाल लिया नेट फोर्स का और Fx कंपोनेंट भी निकाल लिया। अब आपने किसी भी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लेना होता है तो आप क्या करते हैं, उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं आप। Fx की जो वैल्यू थी वो ये आई, इसका स्क्वायर करेंगे आप, प्लस Fy 0 हो गया था उसका स्क्वायर करेंगे आप, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वही वाली वैल्यू एडजस्ट करके उन्होंने लिख दी, यानी 0.043 न्यूटन के इक्वल होगी आपकी नेट फोर्स। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए टैन थीटा यूज़ करेंगे, ऊपर वाई कंपोनेंट होगा, नीचे एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक हो गया। अब वाई कंपोनेंट हमारे पास आया था 0 ओवर एक्स कंपोनेंट, समथिंग 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू होता है 0, और टैन इनवर्स जब आप लेंगे 0 का तो वो 0 के इक्वल ही आएगा, यानी कि 0 डिग्रीज है आपका थीटा। तो इसका मतलब है ये जो नेट फोर्स इस चार्ज Q1 Q2 की वजह से इस चार्ज Q के ऊपर लग रही है, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगेगी और ये बिल्कुल ओरिजिन के साथ एक्ट कर रही होगी। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगी क्योंकि वो 0 हो गई है। ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा और इसका थीटा 0 क्योंकि ओरिजिन के बिल्कुल साथ एक्ट कर रही है। ये न्यूमेरिकल जो है इसको हम सम अप कर लेते हैं ज़रा। हमने किस तरह किया, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने थीटा कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, F1 फोर्स निकाली जो चार्ज Q1 की वजह से Q के ऊपर लग रही थी। थर्ड स्टेप में हमने F2 फोर्स निकाली जो चार्ज Q2 की वजह से Q के ऊपर लग रही थी। फिर हमने उनकी डायरेक्शंस देखी, उसके बाद हमने F1 F2 के उसको दोनों फोर्सेस को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। जब हमने उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया तो इस तरह हमने नेट फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। एक्स और वाई कंपोनेंट की मदद से हमने
नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये बहुत इजी सा है। थर्ड की स्टेटमेंट है अ पॉइंट चार्ज क्यू, चार्ज का जो आपको मैग्नीट्यूड दिया गया है वो है -8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कोई एक चार्ज है क्यू जो कि ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द z एक्सिस। अब आपने उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो z एक्सिस यानी z डायरेक्शन में आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से कोई आपके पास होगा, ये ओरिजिन है स्टूडेंट्स, ये हम बना लेते हैं इसका y कंपोनेंट। अगर ये है जी x कंपोनेंट, ये y है और ये होगा z कंपोनेंट। ठीक हो गया। ये ओरिजिन है, यहाँ पे कोई एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी वजह से इस पॉइंट P के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक हो गया। चार्ज आपको बता दिया गया है कि कितना है, डिस्टेंस भी आपको बता दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। और ये K यूनिट वेक्टर क्या हमें शो करता है कि हम z एक्सिस की डायरेक्शन में निकालें। आपको पता है x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है I, y का होता है J और z का होता है K। तो आप जब इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, K की वैल्यू पुट कर दी, Q की वैल्यू पुट कर दी और R की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास ये आंसर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जनरेट हुआ है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है और जो K वेक्टर है ये शो कर रहा है कि आप Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 12.4। 12.4 प्रॉब्लम है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R caused by a point charge Q 5 × 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। यानी कि इस तरह का सिनेरियो होगा कि कोई एक चार्ज Q है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम, वो ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है और यहाँ ये एक पोजीशन वेक्टर है R। यहाँ P पॉइंट के ऊपर आपने क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक हो गया। अब आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, R आपको गिवन है 4I + 3J मीटर्स। ठीक हो गया। यानी कि R = R वेक्टर आपको ये दिया हुआ है। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो आपको पता है x कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं और होल का स्क्वायर रूट करते हैं। ये जब हमने किया तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 5। दूसरा आपको चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R² और अगर वेक्टर फॉर्म है तो साथ में R यूनिट वेक्टर भी लग जाएगा और जो R यूनिट वेक्टर होता है ये इक्वल होता है वेक्टर ओवर दैट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैंने R यूनिट वेक्टर की जगह उसकी जो वैल्यू होती है वो पुट कर दी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6, R की जो वैल्यू है वो है 4I + 3J, नीचे जो है R², R क्या है 5, R² कर दें, इस R की जगह ये वाली वैल्यू आ गई। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस फैक्टर को सॉल्व कर लें, नीचे वाले को सॉल्व कर लें, पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आएंगे और एट दी एंड जो आपके पास आंसर आएगा आप ये करेंगे, इसको किया तो ये इस फॉर्म में हो गया। इसको जब आप करेंगे 40 को 9 के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसको ये आ जाएगा 360, फिर आपने इस 360 को पहले 4i के साथ मल्टीप्लाई करना है,
फिर 360 को 3J के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने ये किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो इसका जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम के इक्वल होगा। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे आई है उसकी वैल्यू है 1440 आई वेक्टर प्लस 1080 जे यूनिट वेक्टर, और साथ में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लगा दिया न्यूटन पर कूलम। तो ये था हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।